हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कच मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। आज हम करने वाले हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपसे कोई टॉपिक मिस हुआ है तो उसे देखिए और कंटिन्यू करेंगे आज हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनते हैं, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine speed of boat and stream in still water. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर बात होती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। तो मतलब मेन वर्ड क्या है हमारा? स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, हिंदी में कानून वाली धारा नहीं, आसान भाषा में हम लहर कह सकते हैं। सपोज एक पानी की स्ट्रीम फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का मतलब है हम उसमें ऊपर जा रहे हैं, यानी स्ट्रीम तो ऐसे फ्लो हो रही है लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम में हम स्ट्रीम के साथ नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारी जो बोट होगी, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और स्ट्रीम की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डिटरमाइन स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो हमें स्पीड बतानी है किसकी? बोट की और स्ट्रीम की इन स्टिल वाटर। तो ये तो हमेशा ही होता है कि भाई जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, जो अननोन चीज होती है, उसे हम क्या मान लेते हैं? वेरिएबल। तो उसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू एक्स एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब बात हो रही है स्पीड की। तो स्पीड से मुझे याद आया, स्पीड का एक मेरा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और आगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे ट्रेन के, उसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, हमें ये पता है स्पीड का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्वेश्चन से हिंट लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। यानी एक बोट जा रही है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। यानी इसमें जो टाइम लगा प्लस इसमें जो टाइम लगा, वो टोटल टाइम कितना है? 10 आवर्स, ठीक है। तो सपोज इसे टी, हम ऐसे एरो करके लिख सकते हैं या फिर T1 लिख लेते हैं, और ये T2, ठीक है। अब क्योंकि हिंट हमें किसने दी है? टाइम ने, तो हम इस फॉर्मूले को टाइम में मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड उधर चली जाएगी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका T इक्वल्स टू D अपॉन S, ठीक है। अब चलते हैं भाई। तो क्या बोला उसने? क्वेश्चन की पहली टर्म ने क्या बोला? T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10 आवर्स, ठीक है। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10 आवर्स। T1 कैसे निकलेगा भाई? T1 यानी अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम, ठीक है, अपस्ट्रीम जा रहे हैं, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। बात आती है स्पीड की। स्पीड का यहाँ पर मेन फंडा है, ठीक है। स्पीड कैसे होगी? अब देखो, बोट की स्पीड क्या है? x। तो बोट जा रही है हमारी अपस्ट्रीम x की स्पीड से, और स्ट्रीम आ रही इधर से y की स्पीड से। तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, है ना। इसकी ज्यादा होगी वही आगे जा पाएगा, यानी ये एक दूसरे की स्पीड को कम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ओवरऑल बोट की बात करें, तो बोट की स्पीड क्या होगी? x से वो जा रही थी, और y ने जितनी उसकी स्पीड थी उतनी उसने अपोज की, तो उतनी हो गई उसमें कम, ठीक है, उतनी हो गई उसमें कम। तो वही, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पर अपस्ट्रीम में? x माइनस वाई। हमेशा ध्यान रखना, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई प्लस T2 हम किसकी बात कर रहे हैं? डाउन स्ट्रीम की। अब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो ये हमारे बोट जा रही है और उसी डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम जा रही है, तो ये इसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर अपोज कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो उसकी स्पीड और बढ़ेगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन आप स्विम कर रहे हो और पीछे से एक वेव आई, तो वो आपकी स्पीड को और बढ़ाएगी, तो यानी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी ऐड, सिंपल। तो डिस्टेंस हमारा 44 किलोमीटर और स्पीड है
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आवर्स। ठीक है, ये पूरा टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पूरा टाइम है। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब हमने इक्वेशन ऐसी तो पढ़ी नहीं है भाई जिसमें नीचे x माइनस वाई हो, x प्लस वाई हो। हमने तो सिंपल लीनियर इक्वेशन पढ़ी है जिसमें होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? तो मैंने लास्ट वीडियो में हमने रिड्यूसिबल इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था जो वेरिएबल आपको दिक्कत करे आप उसे कुछ और लेट कर लो। जैसे यहाँ पर x माइनस वाई मेरे को दिक्कत कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना? लिख सकता हूँ 30 इंटू 1 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मुझे 30 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल कोएफिशिएंट है। दिक्कत किससे? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ u और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं मान लेता हूँ v। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? मेरी इक्वेशन हो जाएगी 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10। आ गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही हिंट दी हो, तो उस केस में आप एक ही इक्वेशन बनाएंगे। उस एक इक्वेशन में आपको लेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपली उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो हिंट दी हुई है, तो दूसरी हिंट को सॉल्व करते हैं और एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या कहती है दूसरी हिंट? इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो पहले की तरह 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में? 13 आवर्स में। ठीक है, तो यानी T1 प्लस T2 क्या होगा आपका? 13। T1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 40, और अपस्ट्रीम की बात हो रही है तो स्पीड हो जाएगी माइनस x माइनस वाई, प्लस अब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस है 55 और स्पीड हो जाएगी प्लस इक्वल्स टू 30। तो इसको हमने क्या माना हुआ है? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने u माना हुआ है और x प्लस वाई को v। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। बन गई दूसरी इक्वेशन। तो मेरा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरे सामने आ गया। अब इनको सॉल्व करने के मेथड हमने सीखे हैं। ग्राफिकल मेथड हो गया, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो फ्रैक्शन बहुत अजीब बनेगी, क्योंकि 44 और ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हैं। और एलिमिनेशन मेथड में भी हमें ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे भी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो आप इसको नोट कीजिए और अब हम चलते हैं u और v की वैल्यू फाइंड करने। तो ये दोनों इक्वेशंस निकल के आई थी मेरी क्वेश्चन की हिंट से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, यानी u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं, और यूज हम यहाँ पर करने ही वाले हैं। एक चीज जैसे मैंने बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करने से पहले हम अपनी इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी आपके RHS में क्या होगा? केवल 0। तो इसको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये होगा आपका 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी 40u प्लस 55v माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? हम इक्विवेलेंट रेशियो बनाते हैं हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? हमारे u और v, और कांस्टेंट लेते हैं हम 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कैसे करेंगे? जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उस वेरिएबल को हम कर लेंगे हाइड। ठीक है, तो u को हमने हाइड कर लिया, तो हमें बाकी कोएफिशिएंट जो दिखेंगे उसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो u की बात कर रहे हैं, तो u को हाइड किया, क्या बचा मुझे? 44, 55, इधर माइनस 10 और माइनस 13। ठीक है, अब v को हाइड करते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस 10, माइनस 13 और 30, 40। ठीक है, अब कांस्टेंट की बात हो रही है तो कांस्टेंट को हाइड कर लेते हैं, 30, 40 और 44, 55। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड पंच का यूज, यानी पहले राइट हैंड से पंच करेंगे फिर लेफ्ट हैंड से। तो पहले राइट हैंड से मल्टीप्लाई करके
u अपॉन 44 इंटू माइनस 13 माइनस 55 इंटू माइनस 10। ठीक है, उसी तरह से इनको करेंगे। मैं नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको इक्वेट करके एक बार u की वैल्यू के लिए इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, v की वैल्यू के लिए इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो i है, u है आपका 2/10 और v है आपका 1/11। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो u और v की वैल्यू आई है, मुझे क्या चाहिए, स्पीड ऑफ बोट x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने लेट किया था क्या कि 1/x माइनस वाई क्या है हमारा u और 1/x प्लस वाई है v। ठीक है, तो u और v थे। अब u की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, v की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1/5। तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5 और 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पर माइनस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो ये कट जाएगा। ये होगा आपका 2x इक्वल्स टू 16। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 और यूनिट क्या होगी x की, किलोमीटर पर आवर। जो क्वेश्चन में दे रखा, अगर क्वेश्चन में मीटर और सेकंड में या फिर मिनट, अगर क्वेश्चन में मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ तो आप उसे किलोमीटर में चेंज कीजिए आर के लिए, और अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम आर में है या मिनट्स में है तो आप उसे सेकंड में चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड के लिए। तो ये दोनों में से कोई एक ही यूनिट यूज होगी। अब यहाँ पर क्योंकि किलोमीटर आर मेरे पास है तो कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। तो हमारे बोट की स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस x को हम यहाँ पे डालेंगे तो और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं तो 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन। करना क्या था इसमें, पहले स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, एक पानी की लहर समझ लो जो ऊपर से नीचे आती है नॉर्मली। अपस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब हम उसका अपोज करते हुए, स्ट्रीम की स्पीड को अपोज करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में स्पीड होगी माइनस, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है हम उसकी सपोर्ट में नीचे आ रहे हैं तो उस केस में स्पीड होगी प्लस। ठीक है, तो स्पीड का झंझट खत्म। उसके बाद हम क्वेश्चन से हिंट लेते हुए अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो u और v लेट करेंगे रेड्यूसिबल इक्वेशन जैसे, और उसके बाद u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे और जैसे हमने लेट किया था उसकी हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था इसका लॉन्ग वर्जन क्वेश्चन का। जो इसका शॉर्ट वर्जन होता है उसमें केवल आपको एक इक्वेशन से काम चल जाता है, उसमें आपको u और v लेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और मैं आपको लेके चलता हूँ शॉर्ट वर्जन की तरफ। तो ये है आपका शॉर्ट वर्जन ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, जो आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। यहाँ पर है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट से यहाँ पे मतलब स्ट्रीम से ही है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें दो इक्वेशन मिली थी, पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टोटल टाइम 10 आवर्स था, फिर दूसरे केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टोटल टाइम 13 आवर्स था। लेकिन यहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक ही हिंट देगी, एक बार अपस्ट्रीम की और एक बार डाउनस्ट्रीम की। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारा, P इक्वल्स टू D/S। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी के बाहर भी। ट्रेन वाले हो गए आपके, कार हो गए, बस वाले, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं स्पीड में जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु, है ना। तो मैं कर रहा हूँ लेट स्पीड ऑफ ऋतुज रोइंग, यानी ऋतु के रो करने की स्पीड क्या होगी उसे हम x मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट को क्या मान लेते हैं हम y। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना है 2 आवर्स। ठीक है, यहां से देखते हुए 2 आवर्स
और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमें सपोर्ट करेगी, तो स्पीड होगी x प्लस वाई। ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बन गई सिंपल इक्वेशन, ना u लेने की जरूरत पड़ेगी ना v लेने की। दूसरा केस क्या है अपस्ट्रीम का, ठीक है। अपस्ट्रीम में टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस है 4 और स्पीड होगी आपकी x माइनस वाई। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ये था आपका अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का शॉर्ट वर्जन। अगर आपको लॉन्ग वर्जन आता है फिर तो शॉर्ट वर्जन आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप स्पीड ऑफ रोइंग और करंट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आप उन्हें ट्राई कीजिए, और अगर आपको डाउट होता है कोई तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन की पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।